यूएस और ईरान के बीच में कुछ दिन पहले एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था और 60 डेज की एक विंडो थी जिसमें दोनों देशों को काफी टर्म्स के ऊपर नेगोशिएशन करनी थी। और ये टर्म्स आप जानते हैं ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट से संबंधित भी हैं और एक सेफ पैसेज जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होना चाहिए इससे संबंधित भी था। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये वॉर लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि अब जो टेंशन्स हैं यूएस और ईरान के बीच में ये बढ़ती हुई दिख रही हैं और जो नेगोशिएशन होनी थी शायद अब वो उस स्मूथ तरीके से नहीं होगी। तो क्या है कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, इसे समझते हैं। क्या कि पिछले 2 दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज हुई। सबसे पहले कॉमर्शियल शिप्स अटैक, कतर और सऊदी के जो कॉमर्शियल शिप्स थे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे थे उनके ऊपर अटैक किया ईरान ने। अब इसकी वजह से यूएस ने ईरान को ब्लेम किया कि ये ईरान की वजह से हुआ, ईरान ने जिसकी जिम्मेदारी भी ली। देन यूएस स्ट्राइक्स इरानियन मिलिट्री स्ट्राइक्स, तो काउंटर में अमेरिका ने जो ईरानियन मिलिट्री साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक किया। फिर ईरान ने भी रिटेलिएट किया और रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया, क्योंकि ईरान डायरेक्टली यूएस में तो अटैक नहीं करता है लेकिन यूएस के जो मिलिट्री बेसिस हैं जो गल्फ रीजन में है, मेनली बहरीन और कुवैत, यहां पे ईरान ने काउंटर अटैक किया। अब इसके बाद फिर ट्रंप ने काफी बड़े थ्रेट्स जो हैं वो ईरान को दिए कि उनका जो खर्ग आइलैंड है उसे हम कैप्चर कर लेंगे, और फिर से वही वाली स्टेटमेंट जो आपको पता है, पहले भी सारी स्टेटमेंट्स जो है वो न्यूज में रही हैं। सो द थ्रेट ऑफ वाइडर रीजनल वॉर इज देयर, और अगर ये थ्रेट है, अगर एक वॉर एस्केलेट होता है तो इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस फिर से एस्केलेट होंगे, फिर से बढ़ेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो टेंशंस हैं वो फर्दर एस्केलेट होंगी और इसके ग्लोबल रेपरकशंस होंगे। इंडिया के लिए भी इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। इंडिया के लिए क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो गल्फ है इट इज द पर्शियन गल्फ, ये पर्शियन गल्फ है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जो नैरो पैसेज है इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ये मेनली पर्शियन गल्फ, तो इसके आसपास जो नेशन है ईरान, इराक, कुवैत, ये बहरीन, देन सऊदी अरेबिया, ये कतर, यूएई एंड ओमान, लगभग 8 देश हैं जिनकी बाउंड्री टच होती है पर्शियन गल्फ से। और ये जो रीजन है ये मेजर ऑयल सप्लायर रीजन है और इंडिया भी अपना एनर्जी का लगभग 80% इंपोर्ट, जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 80% इस रीजन से इंपोर्ट करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं कि पिछले 2-3 सालों से हम रशिया से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, अदरवाइज ये रीजन मेजर सप्लायर है इंडिया के लिए क्रूड ऑयल का, और पूरे वर्ल्ड में 20% ऑयल सप्लाई इस रीजन से जाती है। तो अगर यहां पे कुछ भी टेंशन होगी, कुछ भी वॉर लाइक सिचुएशन होगी तो स्मूथ पैसेज नहीं मिलेगा कमर्शियल शिप्स को और इसकी वजह से ऑयल प्राइसेस राइज होंगे और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इससे फर्क आएगा। तो ये तो बेसिक इंप्लीकेशन आप समझ सकते हैं। पर्शियन गल्फ एग्जाम के लिए जुड़ी है, तो पर्शियन गल्फ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, या आपने अच्छे से इसे देख लेना है कौन कौन से नेशंस हैं इसमें। देखो ये बहरीन है, कुवैत है, यूएई है, ओमान है, सारे नेशन जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स तो हमने पढ़ा, लेकिन इसे और डिटेल में पढ़ते हैं, कुछ और इसमें जो फैक्ट्स हैं उन्हें समझते हैं। जैसे पहला हमने देखा कि कॉमर्शियल शिप में अटैक किया गया ईरान के द्वारा, लेकिन ईरान कॉमर्शियल शिप में अटैक क्यों करे? जब सीज फायर एग्रीमेंट हो गया था, मामला शांत हो गया था, 60 डेज की विंडो थी, तो कॉमर्शियल शिप में अटैक क्यों करेगा? दिस इज द मेन क्वेश्चन। ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन पहले ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, फर्स्ट ईरान एलिजिडली अटैक्ड कॉमर्शियल शिपिंग इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्होंने कॉमर्शियल शिप, जो कतर का एक एलएनजी वाला टैंकर वाला जो शिप था, एल रेकायत, और सऊदी का वेडियान, इनके ऊपर इन्होंने अटैक किया है, जिसके लिए यूएस ने ईरान के ऊपर ब्लेम किया और फिर काउंटर स्ट्राइक्स की, जो कि हमने समझा। कहां कहां काउंटर स्ट्राइक्स की? मेनली ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स में, रेडार इंस्टॉलेशंस में, और इनके जो आईआरजीसी के जो गार्ड्स हैं, मेनली एक गार्ड उसमें उनकी कैजुअलिटी भी हुई है। साथ में ये बैंडर में शहर, प्लेसेस इन न्यूज में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बैंडर में शहर, यहां भी अटैक किया, और बुशहर एक प्लेस है इनका, कोस्टल रीजन के पास ही है, यहां पे भी इन्होंने अटैक किया। अब ये जो बुशहर प्लेस है इट इज होम टू ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट कॉम्प्लेक्स। आप जानते हैं कि लंबे समय से यूएस ईरान के जो न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है उन तक पहुंचना चाह रहा है, तो यहां बुशहर में भी इन्होंने अटैक किया है। हालांकि अटैक में कोई ऐसी सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं है, लेकिन
प्लेसेस इन न्यूज में ये दो प्लेसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ऐसे यूएस ने रिटेलिएट किया, ईरान ने जो कमर्शियल शिपिंग में अटैक किया तो यूएस ने रिटेलिएट किया। फिर ईरान शांत बैठने वाला नहीं था, क्योंकि एस्केलेट हुआ मामला तो ईरान भी रिटेलिएट करेगा। और ईरान ने फिर मिसाइल्स लॉन्च कर दी अमेरिकन मिलिट्री बेसिस में, जो कि बहरीन में और कुवैत में है। अब देखो ईरान ने इन्हीं देशों पे अटैक क्यों किया, वो डायरेक्टली यूएस के ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं, यूएस के वॉरशिप के ऊपर अटैक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यूएस का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी रोबस्ट है, उसे भेदना इतना आसान नहीं है। उनके रेडार्स हैं, उनका प्रोटेक्शन सिस्टम है, तो उसे भेदना इतना आसान नहीं है। इसीलिए उनके जो मिलिट्री बेसिस हैं इन गल्फ रीजन में, गल्फ कंट्रीज में, तो वो इजी टारगेट्स रहते हैं, वहां पे ये अटैक कर देते हैं। और साथ में जो कमर्शियल शिप्स हैं वो तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है, उनके पास कुछ ऐसा डिफेंस का इंतजाम नहीं होता है, इसलिए दबाव बनाने के लिए कमर्शियल शिप्स में फिर अटैक किया जाता है। देन द क्राइसिस एस्केलेटेड फर्दर, और ट्रंप ने फिर कई तरह की स्टेटमेंट जारी कर दी कि खर्ग आइलैंड हम आपसे छीन लेंगे। खर्ग आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए, इनका मेजर एक्सपोर्ट टर्मिनल है, ये पर्शियन गल्फ रीजन में ही है। और अगर यहां कब्जा हुआ तो फिर आप समझ सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस फ्यूचर में और एस्केलेट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जो रीजन है, ये देखो बुशहर अभी हमने पढ़ा, यहां पे जो अटैक किया यूएस ने, और ये है खर्ग आइलैंड, दिस इज खर्ग आइलैंड। मेजर एक्सपोर्टिंग टर्मिनल है, ये एक्सपोर्ट टर्मिनल है फॉर ईरान। इसी रीजन से ईरान फिर अपना सारा ऑयल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। देन क्वेश्चन इज व्हाई इज ईरान अटैकिंग कमर्शियल शिपिंग, ईरान कमर्शियल शिपिंग में ही क्यों अटैक कर रहा है? सो फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक प्रेशर, क्योंकि इस सारे में मतलब जो भी ये डिस्प्यूट हो रहा है इसमें यूएस मेजर प्लेयर है। अब यूएस तक तो ईरान का पहुंचना बहुत मुश्किल है, डायरेक्टली यूएस में अटैक करना तो बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पर्शियन गल्फ में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, तो उससे इकोनॉमिक प्रेशर बिल्ड होगा, वर्ल्ड वाइड जो ऑयल सप्लाईज है वो प्रभावित होंगी, और बाकी देश भी जो जो यूएस के एलाइज हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर आएगा कि नेगोशिएशन होनी चाहिए, ये मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए। मतलब ईरान जब नेगोशिएटिंग टेबल में होगा तो अपने पॉइंट्स जो है वो बड़े अच्छे से रख पाएगा। तो एक तो इकोनॉमिक प्रेशर है, दूसरा डेटरेंट, ये डेटरेंस हम बोल सकते हैं क्योंकि मेजर चौक पॉइंट है। तो यूएस फ्यूचर में कभी भी यूएस को लगे कि ईरान तो उनके सामने कमजोर है, ईरान को सप्रेस किया जा सकता है, तो शायद ऐसा ना हो, ईरान चाहता है। इसीलिए डेटरेंस के लिए भी ईरान पर्शियन गल्फ में अपना ज्यादा डोमिनेंस बनाने की कोशिश करता है कि कभी भी यूएस के साथ कुछ हुआ तो पर्शियन गल्फ में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो मेनली एग्जिट पैसेज है उसे ईरान ब्लॉक कर देगा। तो अपना दबदबा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कायम करना चाहता है। थर्ड, लीवरेज इन नेगोशिएशन, जो हमने अभी समझा कि जब नेगोशिएशन होगी, जो 60 डेज की विंडो है, उस नेगोशिएशन में ज्यादा बार्गेनिंग पावर ईरान को चाहिए, और ज्यादा बार्गेनिंग पावर तब होगी जब ईरान स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में होगा, स्ट्रॉन्ग टर्म्स में होगा। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपना दावा रखता है और यह साबित करता है कि कोई भी कमर्शियल शिप ईरान की बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, ईरान के बताए गए रास्ते के अलावा कोई और पैसेज अगर फॉलो किया तो ईरान वहां पे अटैक करेगा, तो बार्गेनिंग पावर उनकी डेफिनेटली ज्यादा होगी उस नेगोशिएटिंग टेबल में। देन मिलिट्री सिग्नलिंग, ये आप समझ सकते हैं कि यूएस पे डायरेक्टली अटैक करना मुश्किल है, इस तरह से ईरान अपने मिलिट्री सिग्नल दे रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है कि हम कमर्शियल शिप में भी अटैक कर सकते हैं, आपके जो गल्फ रीजन में बेसिस हैं वहां पे भी अटैक कर सकते हैं। सो दिस इज द रीजन दैट ईरान इज अटैकिंग कमर्शियल शिपिंग, जो कि सॉफ्ट टारगेट है। अमेरिकन मिलिट्री वॉरशिप को अटैक करना इतना आसान नहीं है ईरान के लिए। आप देख सकते हैं, देखो अल्टरनेटिव रूट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये पिक्चर अच्छे से देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये अंदर पर्शियन गल्फ है, इट इज अ पर्शियन गल्फ। अब ये जो पैसेज है, ये जो नैरो पैसेज आप देख रहे हैं, ये सारा ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। लेकिन ईरान ने क्या कहा है, ईरान ने कहा है देखो ये लारक आइलैंड है और ये हॉर्मूज आइलैंड है, बोला कोई भी शिप अगर अंदर आएगा, पर्शियन गल्फ में आएगा, तो उसको ये वाला रूट लेना है, लारक और हॉर्मूज आइलैंड के बीच का, और जब एग्जिट करेगा तो ये वाला रूट लेना है, लारक आइलैंड के साउथवर्ड वाला रूट लेना है एग्जिट करने के लिए। इसके अलावा अगर अपनी मर्जी से किसी ने कोई और रूट फॉलो किया, मतलब इधर उधर से किसी ने जाने की कोशिश की, तो फिर वो ईरानियन मिसाइल्स की रेंज में होंगे और वो कहीं पे भी अटैक कर सकते हैं। तो ईरान चाहता है कि उनके बताए गए रास्ते से ही वो जाए, उनके बताए गए पैसे से ही जाए।
लेकिन ऐसा ईरान क्यों चाहता है, और जो बाकी नेशंस हैं उनको इसमें क्या समस्या है? मान लीजिए ईरान कह रहा है कि यहीं से ही जाओ, तो यहां से ही क्यों नहीं जा रहे हैं, या यहीं से ही क्यों नहीं अंदर आ रहे हैं? क्योंकि अगर अगर उन नेशंस ने, मान लो कतर है, सऊदी है, कोई भी है, जो बाकी गल्फ नेशंस हैं, अगर इन्होंने ईरान की बात मान ली, तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान की ही है और उन्हीं का ही यहां पे दबदबा है। तो इन फ्यूचर ईरान यहां पे जो टोल्स हैं वो भी लगा सकता है, टोल, टैक्सेस, ड्यूटीज लेवी कर सकता है पैसेज के लिए। और अगर उनकी बात ना माने तो फिर उनकी रेंज में आ जाएंगे। तो यूएस उनको प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अभी यूएस भी उस तरह से फुल फ्लेज अटैक नहीं कर रहा है, लिमिटेड अटैक किए जा रहे हैं, मेनली जो जैसे थ्रेट करने के लिए अटैक किए जा रहे हैं, फुल फ्लेज वॉर नहीं है ये। तो ये ईरान के टर्म्स हैं कि उनके बताए गए पैसेज से ही बाकी नेशंस को जाना है। यूएस ईरान सीज फायर नेगोशिएशन, हालांकि अब ये पुराना टॉपिक है, ये पिछले महीने लास्ट मंथ 17 जून को ये नेगोशिएशंस हुई थी। तो कतर में जो है ये नेगोशिएशन हुई थी, जिसमें हमने समझा कि लगभग 60 डेज की नेगोशिएशन विंडो। फिलहाल जो ये सीज फायर हुआ, ये इंटरिम सीज फायर है, इंटरिम है, शॉर्ट टर्म के लिए है, कि 60 डेज की विंडो मिलेगी। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स में दोनों देश मिलकर डिस्कस करेंगे, यूएस और ईरान डिस्कस करेंगे। वो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, इन 60 डेज में क्या क्या डिस्कस करना है? नंबर 1, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान न्यूक्लियर वॉर की, न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा ना बने, ये यूएस चाहता है और इजराइल भी चाहता है। तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इससे संबंधित बातचीत होगी। सैंक्शंस रिलीफ, ईरान के ऊपर लंबे समय से सैंक्शन इंपोज किए हैं यूएसए ने। देन फ्रीडम ऑफ नेविगेशन थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, की एक सेफ पैसेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में होना चाहिए, कमर्शियल शिप्स को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन्स बनी रहे। नेक्स्ट, रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूडिंग मिसाइल एक्टिविटीज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या चाहता है अमेरिका? मिसाइल एक्टिविटीज एंड सपोर्ट फॉर प्रॉक्सी ग्रुप्स। मिसाइल एक्टिविटीज का मतलब यह है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यूएस चाहता है कि उनमें पाबंदी लगे, कि एक सर्टेन नंबर हो, उससे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास ना हो। लेकिन ईरान को लगता है कि उनके पास लंबे समय से सैंक्शन इंपोज करने के कारण उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप समझिए कि उनकी एयर फोर्स या उनके पास जो फाइटर जेट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। तो फिर डिफेंस के लिए ईरान का मानना है कि मिसाइल्स ही उनके पास सब कुछ है, और मिसाइल्स और ड्रोन जो अभी मॉडर्न वॉरफेयर है। तो ईरान नहीं चाहता है कि मिसाइल्स की प्रोडक्शन में लिमिट लगाई जाए। और दूसरा, सपोर्ट फॉर प्रॉक्सी ग्रुप्स। ईरान के द्वारा लंबे समय से कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हिजबुल्लाह है, हौदी है, कई तरह के ऐसे संगठन हैं जिन्हें ईरान का बैकअप है। शिया संगठन है, ये शिया मुस्लिम्स हैं, तो ईरान का इन्हें बैकअप रहता है। और फिर उनके द्वारा ही आप देखते हैं इजराइल में भी जो 2-3 साल पहले इन्होंने अटैक किया था, और आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो यूएस चाहता है कि ईरान इन प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट ना करे, लेकिन ईरान का मानना है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द इजराइल। तो ईरान मानता है कि इजराइल के खिलाफ, जो इजराइल मुस्लिम कंट्रीज के साथ बिहेव करता है, बोला ये जो ग्रुप्स हैं ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है और उन्हें हम आर्म करते हैं। तो ये बड़ा पॉइंट है इनके बीच में, जो नेगोशिएशन में अब देखा जाएगा कुछ दिनों में कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये भी डिसाइड किया गया कि ईरान के जो एसेट फ्रोज किए हैं उन्हें छोड़ा जाए, साथ में किसी तरह की मिलिट्री एस्केलेशन ना हो, एक दूसरे के जो सिपाही अगर कैद किए हैं तो उन्हें भी रिहा किया जाए। ये सब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थे। तो ये सीज फायर नेगोशिएशन में बात हुई थी कि अगली 60 डेज विंडोज में ये सब कुछ होना है, और जल्द ही ये नेगोशिएशन शुरू भी होने वाली है। लेकिन इससे पहले ये घटना हो गई। तो अब फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये नेगोशिएशंस जिस तरह से होनी चाहिए थी शायद उस तरह से नहीं होंगी, और ये वॉर फर्दर एस्केलेट हो सकता है। अब देखो इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा। अगर ये वॉर एस्केलेट हुआ तो इंडिया के ऊपर क्या रेपरकशंस होंगे। नंबर 1, एनर्जी। हमने पहले ही समझा कि लगभग 80% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें मेजर शेयर पर्शियन गल्फ रीजन से ही आता है। तो ऑयल इंपोर्ट मुश्किल हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, महंगा होगा। साथ में एलएनजी जो गैस है ये भी महंगी होगी, और जब ये महंगी होगी तो भारत में इन्फ्लेशन बढ़ेगी। डीजल है, पेट्रोल है, इससे ही आगे बस का फेयर क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट के ट्रक्स हैं उनका भाड़ा क्या होगा, वो ज्यादा होगा तो आगे मार्केट में महंगाई भी देखने को मिलेगी। तो भारत में इन्फ्लेशन भी होगी। साथ में करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि ज्यादा डॉलर्स हमारे स्पेंड होंगे
वो ऑयल और गैस परचेज करने के लिए। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो ऑलरेडी भारत में रहता है ये और ज्यादा वाइडन होगा। थर्ड, स्ट्रेटेजिक। देखो आप ये देखिए, ये पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है, उसी तरह इंडिया ने ईरान में ये छाबार पोर्ट है, काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत ने यहां पे की है। छाबार पोर्ट का मकसद ये है कि इंडिया से अफगानिस्तान तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये रीजन आप देखते हैं ये अभी पीओके है, पाकिस्तान के अंडर है, तो इंडिया से डायरेक्ट कनेक्टिविटी अफगानिस्तान तक नहीं है। तो इंडिया ने छाबार पोर्ट को डेवलप किया है ताकि यहां से पोर्ट के बाद आगे रेल और रोड के माध्यम से अफगानिस्तान तक पहुंचा जा सकता है। तो छाबार पोर्ट में हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, और अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो छाबार पोर्ट और उसके आसपास वहां पे भी डैमेज होगा, तो इंडिया ने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका भी भारत को नुकसान होगा। और नेक्स्ट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अभी आगे इसके ऊपर बात करेंगे। और लास्ट है डायस्पोरा। भारत के बहुत सारे लोग गल्फ रीजन में रहते हैं, वहां पे अर्न करते हैं, उनका जीवन चलता है, उनका गुजर बसर होता है, और वहां से कमा के रेमिटेंसेज में इंडिया भेजते हैं, जो कि हमारे मेनली जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने में बहुत ज्यादा रोल है रेमिटेंसेज का। तो रेमिटेंसेज जो है फिर ये भी कम हो जाएंगे, जैसा कभी 1990s में हुआ था गल्फ वॉर के समय में। तो अभी ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। देखिए, अभी अगर इंडिया से यूरोप जाना हो, रशिया जाना हो, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग जाना हो, तो हम ट्रेडिशनल जो रूट है वो ये वाला फॉलो करते हैं, ये पर्शियन गल्फ वाला रूट फॉलो करते हैं, सॉरी ये रेड सी वाला रूट फॉलो करते हैं, आगे मेडिटेरेनियन सी, फिर ये काफी लंबा पैसेज है। लेकिन अगर दूसरा रूट अपनाया जाए, मतलब यही जो ईरान वाला रूट है, पर्शियन गल्फ से होते हुए ईरान से होते हुए आगे, तो इन ये जो नेशन है सेंट्रल एशियन नेशन, इन तक पहुंचा जा सकता है, और साथ में फिर आगे यूरोप तक भी पहुंचा जा सकता है। तो ये वाला जो रूट है ये कंपैरेटिवली इस ट्रेडिशनल रूट के मुकाबले काफी शॉर्टर रहेगा, और सेंट्रल एशिया से भी हमारी कनेक्टिविटी बनेगी। सेंट्रल एशिया यूरेनियम का, गैस का, कई रिसोर्सेज का जो है ये प्रोड्यूसर है, इनके पास अच्छे रिजर्व्स हैं, तो उन रिजर्व्स को इंडिया एक्सेस कर सकता है अगर ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर ईरान डिस्प्यूट में रहता है तो ईरान ही सबसे मेजर पॉइंट है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का। सो फ्यूचर सिनेरियोस क्या हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? पहला, नेगोशिएशन सक्सीड। अगर ये 60 डेज वाली नेगोशिएशन सक्सीड होती है तब तो एक परमानेंट एग्रीमेंट बन जाएगा ईरान और यूएस के बीच में, फिर एनर्जी सप्लाई वगैरह की दिक्कत नहीं रहेगी, सप्लाई चेन्स अफेक्ट नहीं होंगी। सिनेरियो 2 क्या है? अगर नेगोशिएशन फेल हुई तो एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है ईरान और यूएस के बीच में, जिससे ऑयल सप्लाई में एक काफी ज्यादा क्राइसिस आ सकती है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती हैं, और ग्लोबल रिसेशन रिस्क, जैसे 2006-7 के अराउंड, 7 के अराउंड मेनली लहमान ब्रदर्स बैंक कोलैप्स हुआ था यूएस में। तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, दुनिया के एक हिस्से में कुछ होगा उसके रेपरकशन हर जगह देखने को मिलते हैं। तो उसी तरह ये ग्लोबल रिसेशन भी आ सकता है, खास करके एशियाटिक रीजन्स में जो मेनली ऑयल के लिए पर्शियन गल्फ नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये कंप्लीट क्रोनोलॉजी है कि यूएस और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे एस्केलेट हुआ। काफी पॉइंट्स हैं, 16 पॉइंट्स में मैंने इसे कवर किया है, सारे 1 बाय 1 पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में देखो मेनली कहां से हुआ था। ये पहले जो ये वॉर चल रहा था, आपको पता है कि ये वॉर मेनली इजराइल और ईरान के बीच में शुरू हुआ था। पहले तो यूएस और ईरान के बीच में नेगोशिएशन चलती रही, लास्ट ईयर 2025 में 12 अप्रैल 2025 को नेगोशिएशन चलती रही कि ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम क्या है। लेकिन बाद में जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने डिक्लेयर किया कि ईरान न्यूक्लियर सेफगार्ड्स के लिए नॉन कंप्लायंट है, तो मतलब इसका यह था कि ईरान न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रहा है, न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो इजराइल को लगता है कि उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि ईरान कई प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। अगर उनके हाथ वो वेपन लग गया तो फिर इजराइल जो है वो थ्रेट में आ जाएगा, बुरी तरह से अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में आ जाएगा। इसीलिए इजराइल ने क्या किया, इसके बाद उन्होंने मिलिट्री स्ट्राइक्स शुरू कर दी ईरान के ऊपर, और बाद में इजराइल के ही बैकअप में आ गया यूएसए। तो यूएसए का डायरेक्टली लेना देना नहीं था, यूएसए बाद में एंटर हुआ, पहले ये इजराइल और मेनली ईरान के बीच का डिस्प्यूट था। इसके बाद की जो इवेंट्स हैं, दीज इवेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट की जो इवेंट्स हैं बस वो इंपॉर्टेंट है, कि जो अभी हमने समझा कि ईरान ने
कमर्शियल शिप्स के ऊपर अटैक किया और रिटेलिएशन में अमेरिका ने ईरान के कुछ मिलिट्री साइट्स पे अटैक कर दिया और उसके बाद ईरान ने अमेरिका के जो मिलिट्री बेसिस हैं बहरीन और कुवैत में वहां पे अटैक कर दिया और फिर अब ये मामला अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट एंड द सीज फायर विच टुक प्लेस इन जून 2026। और इसके बाद क्या नेगोशिएशंस में क्या क्या हो सकता है वो सब हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो इस सब का कंक्लूजन यही है दैट यूएस ईरान क्राइसिस demonstrates that in contemporary international relations conflicts are no longer fought solely through conventional warfare। सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर से ही युद्ध नहीं लड़े जाते हैं बट ऑल्सो थ्रू इकोनॉमिक सैंक्शंस, मैरीटाइम कोएर्जन। देखो ये मैरीटाइम कोएर्जन है कि नहीं जाने देंगे आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, कर लो जो करना है। प्रॉक्सी वॉरफेयर एंड स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। Sustainable peace requires confidence building measures, credible verification mechanisms, and continuous political dialogues rather than temporary ceasefires alone। खाली ceasefire होने से कुछ नहीं होगा। So it is the conclusion। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि लॉन्चपैड आईएएस का हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए रेगुलर अपडेट्स के लिए। साथ में इंस्टाग्राम में भी चैनल है, आप ये चैनल भी ज्वाइन कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे 2027 के लिए, 28 के लिए, 2030 के लिए, तो उसके लिए हमारे बैचेज हैं। जैसे यूपीएससी 2028 का ऑनलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, तब भी अपना समय निकाल के आप लेक्चर्स एक्सेस कर सकते हैं ऐप के माध्यम से और अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी साथ साथ होती रहे। लंबी आपको अगर वैलिडिटी चाहिए तो 2029 2030 के लिए भी हमारा ऑनलाइन बैच है। तो जो 2028 वाला है वैसे तो इसका प्राइस ज्यादा है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाएंगे, दैट इज VJR01 है, या ये स्विट्जर वाला भी आप लगा सकते हैं SMT01, तो आपको मिलेगा अच्छा खासा डिस्काउंट। तो अच्छे ये कोर्सेज हैं, आप ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी जर्नी को आसान बनाइए। बाकी प्लीज डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप चैनल से जुड़ें और जो भी इंपॉर्टेंट इंसाइट होगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, वो हम आपके बीच लेके आएंगे। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।